हेलो एवरीवन, आज डेट है 23 जनवरी 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि ईस्ट तिमोर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था सिंकू टनल को लेकर के, तो सिंकू टनल का फॉर्मेशन सिंकुला पास के ऊपर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जा रहा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोजेक्ट योजक के अंडर इस प्रोजेक्ट को 2025 तक कंप्लीट करेगा। बात अगर हम करें सिंकू टनल की, तो सिंकू टनल की जो लेंथ है वो 4.25 किलोमीटर है। और एक बार ये प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट टनल होगी इस एल्टीट्यूड पर, क्योंकि इस टनल का फॉर्मेशन जो है वो 16,580 फीट हाइट पर किया जा रहा है। ओके। और ये जो टनल है वो लद्दाख को और हिमाचल को ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। सिंकुला पास की अगर हम बात करें तो सिंकुला पास जो है वो जास्कर वैली लद्दाख वाले रीजन में और हिमाचल प्रदेश में जो लाहौल वैली है उसके बीच में लोकेटेड है। अभी हमने देखा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका कंसेप्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1960s में लाया गया था। और इसका बेसिक टारगेट ये था कि हमारे इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वाला जो बॉर्डर पार्ट है वहाँ पर एक तरीके से स्पीडी तरीके से डेवलपमेंट किया जाए, ताकि हमारी जो कनेक्टिविटी है वो बॉर्डर एरियाज तक इजीली हो सके। आपका क्वेश्चन ये है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता दोगे। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। और हमारे इंडिया के जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक फॉर्मर हाई कोर्ट जज का कुछ व्यू था, कुछ स्टेटमेंट था, उनका वीडियो जो है उन्होंने शेयर किया है। और ये बोला है कि जो फॉर्मर हाई कोर्ट जज ने जो स्टेटमेंट दिया है वो सही है। अब बेसिक प्रॉब्लम क्या है, प्रेजेंट टाइम में हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव ये चाहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो कोलेजियम सिस्टम है जो बहुत सारे केसेस के थ्रू इवोल्व होकर के आया है, जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी लॉ के बेसिस पर उसको एस्टेब्लिश नहीं किया गया है, उसमें एग्जीक्यूटिव अपना पार्ट चाहती है। 2015 में भी इसी को लेकर के उन्होंने अपना जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि कोलेजियम सिस्टम में गवर्नमेंट के भी मेंबर हों, और इसी के बेसिस पे एनजेसी लाया गया था 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पर। लेकिन जुडिशरी ने इसको स्क्रैप कर दिया और उन्होंने बोला कि जो केशवानंद भारती केस में जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करने की बात कही गई थी, ये तो उसको क्या कर रहा है, एक तरीके से डाइल्यूट कर रहा है, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ओके। अब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना वो भी पहले से डिफाइन नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में। अब केसेस टू केसेस जो है वो इवोल्व होकर के आता है। जुडिशरी अपनी तरफ से बोलता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको जो है वायलेट, इसको जो है डाइल्यूट वो नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो फॉर्मर हाई कोर्ट जज हैं उन्होंने स्टेटमेंट में एक बात बोली कि प्रेजेंट टाइम में कोलेजियम सिस्टम जो है, जजेस का जो अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है वो एक ओपेक प्रोसीजर है, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना जरूरी है, क्योंकि रूल बनाने का काम जो है वो किसका है, पार्लियामेंट का। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से जुडिशरी ने, देखो ये जो स्टेटमेंट है ना फॉर्मर हाई कोर्ट के हैं, फॉर्मर हाई कोर्ट जज के हैं, तो उन्होंने ये बातें बोली हैं कि लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट का है, लेकिन यहाँ पर जुडिशरी ने ये डिसाइड किया है कि वो अपने जो जजेज जो हैं उनका अपॉइंटमेंट अपने लेवल पर करेंगे। मतलब उन्होंने लॉ बनाने का काम जो है वो अपने लेवल पर कर लिया है जुडिशरी के लिए। तो इसी को लेकर के उन्होंने बोला है कि इसमें डाइल्यूजन होना चाहिए, गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और इसी को शेयर किया गया है लॉ मिनिस्टर के द्वारा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में, वो बेसिक चीज यही है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि कोलेजियम सिस्टम में जो है वो चेंज हो और इन्वॉल्वमेंट होए, ताकि वो अपने तरीके से पॉलिटिकल तरीके से इन्फ्लुएंस भी कर सके, या फिर उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि ट्रांसपेरेंसी जो है ना वो मेंटेन हो सके। और आज इसके बारे में एडिटोरियल पर आर्टिकल भी है, वहां पर भी हम इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट जो आर्टिकल है इसमें हमारे इंडिया का 2022 और 23 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें स्टार्टिंग के जो 8 मंथ हैं उनके यहाँ पर डाटा रखे हैं और इसमें ये बताया गया है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो एक तरीके से 12 बिलियन डॉलर जो है, जो इनिशियल एस्टिमेट किया गया था उससे ज़्यादा हायर देखने को मिला है। 298.3 बिलियन डॉलर का हमने अप्रैल से नवंबर के बीच में एक्सपोर्ट किया है। इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो 493.5 बिलियन डॉलर का हमने इंपोर्ट किया है, जो अर्लियर फिगर से 1.7 बिलियन डॉलर तक का हाइकअप देखने को मिला है। मतलब जितना हमने टारगेट रखा था, जितना हमने एस्टिमेशन किया था, कितना तो हम क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, उससे ज़्यादा जो है हमने एक्सपोर्ट किया है। और जितना हमने इंपोर्ट का टारगेट रखा था उससे ज़्यादा हमने इंपोर्ट किया है। लेकिन कंपैरिजन करें अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, तो एक्सपोर्ट जो है वो हमने ज़्यादा किया है, इंपोर्ट उसके कंपैरिजन में कम किया है। तो इसका बेसिक ये है कि जो ट्रेड डेफिसिट पहले ज़्यादा देखने को मिल रहा था वो कम देखने को मिला। ट्रेड डेफिसिट मतलब कि एक्सपोर्ट आप कम कर रहे हो और इंपोर्ट जो है वो आप ज़्यादा कर रहे हो, जिसकी वजह से इकोनॉमिक जो इशू है वो भी क्रिएट होते हैं, प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है, क्योंकि आपका पैसा जो है वो ज़्यादा जा रहा है और आप जो है अर्निंग जो है वो आपकी कम हो रही है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम जो है क्रिएट होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एडिटोरियल पेज पर आप आ जाइए और यहाँ पर वो कोलिजियम सिस्टम को लेकर ही है। देखो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि रिकमेंडेशन दी गई कोलिजियम के द्वारा कि अलग अलग हाईकोर्ट में अलग अलग जजेस की अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पर बताया गया है सौरभ कृपाल के बारे में, जिनको दिल्ली हाईकोर्ट में जज की अपॉइंटमेंट की बात की जा रही थी। सौरभ कृपाल जिन्होंने LGBTQ जो कम्युनिटी है उनके राइट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले किया है, और वो यहाँ पर उनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में क्लेम किया जा रहा है, जिसके बेसिस पर जो गवर्नमेंट है उनका ये मानना है कि वो जो उनका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है इसके बेसिस पर ये क्लेम किया जा रहा है कि उनका बायस्ड नेचर जो है वो देखने को मिल सकता है। मतलब यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि वो पर्सन जिनको एज ए जजेस अपॉइंट करने की बात की जा रही है, ना सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट में बल्कि अदर अदर जजेस में, जैसे कि यहाँ पर कुछ नाम भी रख रखे हैं कि R जॉन साथियान जो है उनको मद्रास हाई कोर्ट में, साथ ही साथ में मिस्टर सुदर्शन जो है उनको बॉम्बे हाई कोर्ट में, इन सब का कोलिजियम सिस्टम ने रिकमेंडेशन दी थी। लेकिन इसका जो रिजल्ट है, मतलब गवर्नमेंट जो है उनका ये बोलना है कि दोबारा से इसको रिव्यू किया जाए, क्योंकि हमें ये लगता है कि ये जो पर्सन अगर जजेस बनते हैं तो ये क्या करेंगे, इनका बायस्ड नेचर रहेगा गवर्नमेंट के लिए। और ये किसके बेसिस पर जो है ये आरोप लगाए जा रहे हैं, एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो मिस्टर कृपाल है उनके जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पर, और जो अदर पर्सन है उनकी जो सोशल मीडिया पर जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बेसिस पर ये सारी बात रखी जा रही है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बोला गया है कि देखो कोलिजियम सिस्टम की रिकमेंडेशन को जिस तरीके से गवर्नमेंट यहाँ पर नकार रही है और उसमें चेंज करने की बात की जा रही है, तो अभी क्या प्रोसीजर है जो भी हमने फ्रंट पेज पर डिस्कस किया कि गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जो कोलिजियम सिस्टम है उसमें चेंज हो, उसमें क्या उसमें जो है गवर्नमेंट का इंक्लूजन हो। तो अगर गवर्नमेंट अपनी इंक्लूजन उसमें करती है तो जुडिशरी की अपॉइंटमेंट्स में एक तरीके से वो अपना क्या करेगी, मतलब पॉलिटिकल बायस्ड जो है वो इसमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आर्टिकल जो है उसमें बोला गया है कि सेंटर को इस तरीके से जो भी कोलिजियम सिस्टम के थ्रू जो भी रिजल्ट है उसको नकारना नहीं चाहिए, और उसके ऊपर सीरियस तरीके से सोच करके उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो होना जरूरी है, क्योंकि जजेस की जितनी ज़्यादा वैकेंसी रहेंगी उतनी ज़्यादा पेंडेंसी ऑफ केसेज जो है वो इंडिया में इंक्रीज होती रहेंगी। तो उन इश्यूज को अगर हमें सोल्व करना है तो हमें जो जजेस की जो वैकेंसी है उनको फिल करना होगा और जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना होगा। ओके तो इस आर्टिकल का मेन कंक्लूजन ये है कि अभी जो कोलिजियम सिस्टम की रिकमेंडेशन है उसको आप एक तरीके से रोक रहे हो, और काफ़ी लंबे टाइम में आप मतलब काफ़ी लंबे टाइम से आपको रिकमेंडेशन दे रखी है, तब भी उस पर जो रिजल्ट है अपॉइंटमेंट जो है जजेस का वो नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपका इंक्लूजन होता है, पॉलिटिकल इंक्लूजन अगर देखने को मिलता है, गवर्नमेंट का इंक्लूजन देखने को मिलता है, तो जुडिशरी में काफ़ी ज़्यादा जो कन्फ्लिक्ट है या काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होंगी पॉलिटिकल बेसिस पर। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने एक रिपोर्ट की बात की है कि वर्ल्ड बैंक ने लास्ट ईयर 2022 में नवंबर में एक रिपोर्ट रिलीज की, और उन्होंने ये बताया कि इंडिया का जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको फाइनेंसिंग की ज़रूरत है, और इस रिपोर्ट में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर फोकस किया गया है कि अर्बन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए।
तो देखो यहाँ पर राइटर ने 1990 से बात की है कि 1990 से प्राइवेट सेक्टर मतलब जो प्राइवेटाइजेशन किया गया तब इन्हीं सेक्टर में जो है वो प्राइवेटाइजेशन जो जो आपका अर्बन सेक्टर है इन सभी में भी प्राइवेट फाइनेंस जो है वो देखने को मिला। यहाँ पर राइटर ने कुछ बेसिक बातें बताई हैं कि देखो अर्बन सेक्टर को प्रमोट करने के लिए उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम, जब पहले यूपीए गवर्नमेंट थी तब भी उन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव स्टार्ट किए थे, और प्रेजेंट टाइम में जो एनडीए गवर्नमेंट है उनके द्वारा भी स्मार्ट सिटी मिशन है और अमृत मिशन है, साथ ही साथ में जो शहरी आवास योजना है, अर्बन आवास योजना जो है, इन सारी चीज़ों से जो प्रॉब्लम है लोगों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इन सभी इश्यूज को साथ ही साथ में स्मार्ट सिटी में जो स्मार्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर राइटर ने बताया है कि ये रिपोर्ट जो है इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो करती है। मतलब इसने सेंटर, स्टेट और म्यूनिसिपैलिटी जो है इस तरीके से फोकस किया है और मैक्सिमम टारगेट रखा है सेंटर को लेकर की। ओके। और फंडिंग की अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो अर्बन डेवलपमेंट है उसके लिए फंडिंग करती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी फंडिंग करती है, और कुछ रेवेन्यू जो मिलता है म्यूनिसिपैलिटीज़ को वो भी यहाँ पर लगता है। तो राइटर ने यहाँ पर बोला है कि हमें क्या कोशिश करनी होगी 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पर जो हमने लोकल बॉडीज एस्टेब्लिश की उसको हमें जो है ज़्यादा पावर देनी होगी, वहाँ पर जो है रेवेन्यू जनरेट हो और भी अदर पावर जो है वो वहाँ पर देनी होंगी, तभी जा कर के जो अर्बन बॉडी जो है उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा सॉल्व हो पाएंगी। यहाँ पर उन्होंने शिमला का एग्जाम्पल दिया है कि शिमला में क्या हुआ 2016-17 में, वहाँ की वोटर को लेकर के प्रॉब्लम थी कि शिमला वाटर वर्क्स वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए सिंगल यूटिलिटी इन 2016-17 कॉल्ड द ग्रेटर शिमला वाटर सप्लाई एंड सेवरेज सर्किल। मतलब जो उनकी वाटर वर्क्स जो था शिमला का उसको इसमें चेंज कर दिया गया GSWSSC, शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर। अब इसमें जो सॉफ्ट लोन दिया गया इस प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए, ताकि एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर एंड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन बाय द यूटिलिटी ये सारी चीज़ें हो सके। और ये पहले काम होता था शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर, लेकिन 2017 में क्या किया गया कि जो GSWSSC जो एस्टेब्लिश किया गया था इसको चेंज कर दिया गया शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के अंदर, और यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो प्रेजेंट टाइम में इसको चलाते हैं। मतलब म्यूनिसिपैलिटीज का जो काम है वो आपने एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना करके उसको शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि देखो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि जो म्यूनिसिपैलिटीज़ है उनको हमें पावरफुल बनाना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारी पावर्स जो है वो कैप्चर कर रखी है म्यूनिसिपैलिटीज़ को, तो हमें बॉटम अप्रोच जो है उसके ऊपर फोकस करना होगा कि बॉटम टू टॉप। मतलब पहले आप बॉटम को, आपका जो फाउंडेशन है उसको अगर आप मजबूत करोगे तो रिजल्ट जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स की उन्होंने बात की है कि ईसर जज आहलूवालिया जो है उनकी रिपोर्ट ये बोलती है कि 2030 तक हमें 39.2 लाख करोड़ रुपए जो है उसकी ज़रूरत होगी हमारे अर्बन एरियाज़ को डेवलप करने के लिए। क्योंकि देखो अर्बन एरियाज़ में एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, जॉब, एम्प्लॉयमेंट ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही इजी लेवल पर अवेलेबल हो जाती हैं, इसलिए लोगों को ज़्यादा डाइवर्जन जो है वो अर्बन एरियाज़ की तरफ डेवलप होने की या अर्बन एरियाज़ की तरफ बढ़ने की कोशिश की जा रही है। इसका एक काम हम ये भी कर सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं उनको भी हम बेसिक फैसिलिटीज़ के साथ में डेवलप करें, ताकि लोगों का ज़्यादा जो भीड़ है, जो क्राउड है वो अर्बन एरियाज़ की तरफ ना बढ़े, जिससे वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं वो और ज़्यादा क्रिएट ना हो। तो यहाँ पर राइटर का मेन फोकस ये है कि जो हमारा ग्राउंड लेवल पर जो बॉडीज़ हैं उनको ज़्यादा पावरफुल हमें बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो राइटर ने यहाँ पर फोकस किया है, उन्होंने बोला है कि इंडिया जो है उसके पास में G20 ग्रुप की प्रेसिडेंसी है। तो देखो G20 ग्रुप की प्रेसिडेंसी में इंडिया जो है किन किन सेक्टर में क्या क्या काम कर सकता है उसको लेकर के टाइम टू टाइम अलग अलग एडिटोरियल हम देखते हैं। तो आज का जो आर्टिकल है इसमें इंडिया का जो एजुकेशन सेक्टर है, हायर एजुकेशन सेक्टर जो है उसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पर बात रखी गई है। तो राइटर ने बोला है कि G20 की आपके पास में प्रेसिडेंसी है, आप जो है एजुकेशन सेक्टर, हायर एजुकेशन सेक्टर के ऊपर फोकस कर सकते हो।
राइटर ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 है उसको भी प्रमोट करने की बात कही है कि आपने बहुत सारे इनिशिएटिव उसमें नए स्टार्ट किए हैं, उनके बेसिस पर भी आपको फोकस करना चाहिए कि हायर एजुकेशन सेक्टर को आप किस तरीके से और इजी लेवल पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो राइटर ने यहाँ पर हमारे इंडिया के कुछ अच्छे इनिशिएटिव हैं उनकी भी बात की है कि इंडिया के जो इंस्टीट्यूट हैं वो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क मतलब NIRF जो है ये इसके लेवल पर अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना जो एजुकेशन सेक्टर है, इन सब में जो है वो अपनी कोशिश करते हैं। ओके, NIRF रैंकिंग हर साल निकल रही है जिसमें इंस्टीट्यूट अपनी रैंकिंग को इंक्रीज करने के लिए कोशिश कर ही तो रहे हैं ना। दूसरा यहाँ पर इंडिया की ग्लोबल रैंकिंग इन साइंटिफिक पब्लिकेशन जो है उसमें भी इम्प्रूव हुई है। 2010 में हमारी 7वीं रैंक थी कि जो इनोवेशन सेक्टर है मतलब साइंटिफिक रिसर्च जो है उसमें किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं, और अभी 2020 में देखिए तो इंडिया की 3rd रैंक आई है। इंडिया जो है वो PhD अवॉर्डेड इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें भी इंडिया की जो रैंक है वो 3rd नंबर पर आई है। इंडिया जो है वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी है, वो भी इंडिया की रैंक 2014 में 81 रैंक थी और अभी 40 रैंक आई है। ओके, लेकिन अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो US और चाइना से अगर हम कंपैरिजन करें तो इंडिया की रैंकिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है इन सारे पॉइंट्स के बेसिस पर। ओके, तो यहाँ पर बोला है कि इंडिया अपने लेवल पर कोशिश कर रहा है यूनिवर्सिटीज़ की जो एजुकेशन लेवल है उसको भी को इंक्रीज करने के लिए, लेकिन जैसे ही यूनिवर्सिटीज़ की ग्लोबल लेवल की रैंकिंग की बात आती है तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है वो उसकी रैंकिंग जो है वो 251 से 300 की रेंज के बीच में आती है, और जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रैंक तो और भी ज़्यादा लो देखने को मिलती है। मतलब ग्लोबली लेवल पर जब हम व्यू करते हैं तो इंडिया अच्छे से स्टैंड नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर राइटर ने बोला है कि हमें फोकस करना होगा, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को फोकस करना होगा कि ग्लोबल जो सिनेरियो है उसके साथ में उनका टाई अप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। हमें जो है वो इनोवेशन के ऊपर, रिसर्च सेक्टर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होगा। ओके, तो यहाँ पर राइटर ने कुछ सजेशन दिए हैं कि G20 ग्रुप की प्रेसिडेंसी के टाइम हम क्या कर सकते हैं। एक काम हम ये कर सकते हैं कि G20 ग्रुप जो मेंबर हैं उनकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ में हमारा कोलेब्रेशन जो है वो हम इंक्रीज़ करें। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि जो इनोवेशन सेक्टर है और जो रिसर्च सेक्टर है उसमें हम अपने आप को प्रमोट करें। साथ ही साथ में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनका ग्लोबली लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर जो है वो इंक्लूजन स्टार्ट हो, हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट हो, और इसमें जो है वो इंडिया प्रमोट करे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में जो हमारा टैलेंट पढ़ने के लिए जाता है वहाँ पर क्या कोलेब्रेशन है, क्या रिसर्च और साइंस के लिए काम किया जाता है, उन सभी के ऊपर हम फोकस करें। तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर अगर हम फोकस करेंगे, अभी G20 ग्रुप की जो प्रेसिडेंसी है इस टाइम में हम G20 ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ में डिस्कशन करेंगे हायर एजुकेशन सेक्टर को लेकर के, तो इंडिया का काफ़ी अच्छा प्रमोट होगा। अभी जो है IIT खड़गपुर ने उन्होंने अपना इंटरनेशनल सेंटर एस्टेब्लिश करने की बात की है, और इसी तरीके से इंडिया भी चाह रहा है कि वर्ल्ड की जो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंडिया में आकर के अपना सेंटर ओपन करें। तो इससे जो और भी अदर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड होंगी, और जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। हायर एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो इंडिया लेवल पर आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर देखो इस आर्टिकल में बताया गया है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है चाइना को वो डिक्रीज हुआ है लास्ट 5 साल का। अगर हम डाटा डिस्कस करें तो उसमें सबसे लोवेस्ट जो है वो हमें देखने को मिला, और इंडिया का जो इम्पोर्ट है चाइना से वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। इलेक्ट्रिकल मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंसेज, ये सबसे ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से। अब इंडिया की ही डिपेंडेंसी नहीं है सिर्फ चाइना के ऊपर, जो अदर कंट्रीज़ हैं उनकी भी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है चाइना कंट्री के ऊपर। अब यहाँ पर जो हमें यहाँ देखिए ग्राफ के थ्रू जो है वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं कि किस सेक्टर में कितना ज़्यादा जो है वो चाइना से इम्पोर्ट किया जा रहा है। देखो एडिटोरियल पेज पर एक आर्टिकल और है, अभी ASER जो रिपोर्ट आई है, मतलब एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि यहाँ पर देखो फिर यहाँ पर ग्राफ के थ्रू जो है वो सारी बातें दिखाई गई हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम अर्थमेटिक स्किल्स की बात करें, अर्थमेटिक स्किल्स की बात करें और स्टूडेंट्स की क्लास
स्टार्टिंग के जो प्राइमरी क्लासेस जो होती हैं उनमें फोकस किया गया है। तो अर्थमेटिक स्किल्स जो हैं वो बच्चों की अच्छे से इम्प्रूव नहीं हो पा रही है। कोविड से पहले और कोविड के बाद में जो है इसके ऊपर फोकस किया गया है। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो अर्थमेटिक स्किल में हर एरिया जो है इंडिया का वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो हमें फोकस करना चाहिए बच्चों की ये जो मैथ स्किल जो है जो इशू है, मतलब कोविड की वजह से जो गैप क्रिएट हुआ है ना एजुकेशन में, इसको लेकर के स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कुछ ब्रिस्क कोर्स जो है वो इनिशिएट स्टार्ट करे, ताकि जो भी एजुकेशन में गैप देखने को मिला है उन सभी को फिल किया जा सके। तो देखो बेसिक प्रॉब्लम क्या रही कोविड के टाइम में कि बहुत सारे बच्चे जिनके पास में जो टेक्नोलॉजी है वो अवेलेबल ही नहीं थे। अगर स्मार्टफोन थे तो नेट की कनेक्टिविटी नहीं थी, जिसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज जो हैं वो क्रिएट हुए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है न्यूज़ पेज पर, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दो आर्टिकल। फर्स्ट ये है कि देखो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है इसको अगर हम यहाँ पर मैप क्यों यू करें तो देखो ये है ग्रेट निकोबार। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को जब हम यहाँ पर यू करते हैं तो निकोबार आइलैंड वाला जो ग्रुप है उसमें जो ग्रेट निकोबार है वो सबसे सर्दन पर है और सबसे लार्जेस्ट है। तो यहाँ पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या सोचा है कि हम कुछ यहाँ पर प्रोजेक्ट लेकर के आएंगे, कुछ टाउनशिप बनाएंगे, कुछ एयरपोर्ट बनाएंगे और कुछ पोर्ट जो है यहाँ पर डेवलप करेंगे। तो जो फॉर्मर सिविल सर्वेंट है उन्होंने हमारे प्रेसिडेंट को लेटर लिखा है कि ये जो प्रॉब्लम, ये जो प्रोजेक्ट हम एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं ये हमें नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ना सिर्फ हम वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म करेंगे बल्कि वहाँ पर जो अलग अलग ट्राइब्स रहती हैं, जैसे कि वहाँ पर एक्सट्रीमली वनरेबल ट्राइब है सोम्पेन ट्राइब, इसको भी हम वहाँ से डिस्प्लेस कर देंगे और इनकी संख्या जो है वो इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगी। तो ये जो प्रोजेक्ट हम एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं हमें इसको इमिडिएटली रोक देना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में ये बात बोली गई है कि देखो इंडिया चाह रहा है कि हम जो है अपने आप को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ लेकर के आएं, लेकिन इस रिपोर्ट का ये मानना है कि अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा जो बैंकिंग सेक्टर की जो लैंडिंग है वो ज़्यादातर 60% लैंडिंग जो है वो माइनिंग सेक्टर को हमने कर रखी है। और माइनिंग सेक्टर ऑयल और गैस एक्सट्रैक्शन के लिए जो माइनिंग की जाती है उसको हमने 60% रुपीज़ जो है वो दे रखे हैं। और इसका 1/5 जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेप्ट के रूप में दे रखा है फॉर पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी, जिसकी वजह से लार्जेस्ट एमिशन देखने को मिलता है उसको 5.2%, और रिन्यूएबल को लेकर के भी हमने 17.5% जो है वो लैंडिंग दे रखी है। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट का ये बोलना है कि अगर हम रिन्यूएबल, क्योंकि हमने 2070 तक टारगेट रखा है कि हम नेट जीरो एमिशन करेंगे, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का यूज जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, और 2030 तक हमने टारगेट रखा है कि जितना हम प्रेजेंट टाइम में जो फोसिल फ्यूल से एनर्जी ले रहे हैं उसका 0.5% जो है, हाफ पार्ट जो है वो हम रिन्यूएबल एनर्जी से लेने लग जाएंगे 2030 तक। अभी कोल के ऊपर डिपेंडेंसी इंडिया की बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से एमिशन जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हमें, अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांसफॉर्म अपने आप को करते हैं तो इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगी, क्योंकि जिन प्रोजेक्ट्स को मनी दे रखा है अगर वो प्रोजेक्ट्स बंद होते हैं तो उनसे रिटर्न में जो है वो देखने को कम मिलेगा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होंगी। तो इसको लेकर के कि हम रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर अपने आप को ट्रांसफ़र तो करना चाह रहे हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक इश्यूज है उनको भी हमें सॉल्व करना चाहिए। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।